वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ईगल्स पर। और आज हम समझेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स के दौरान डूज़ एंड डोंट्स। डूज़ मतलब जो करने वाली चीज़ें हैं, डोंट्स जो बिल्कुल नहीं करनी है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, एनी बोर्ड एग्ज़ाम, किसी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छात्रों के लिए जो एग्ज़ाम गाइडलाइंस हैं उस पर आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई सालों से मैं जो आंसर शीट चेक कर रहा हूँ उसमें कई गलतियाँ करते हैं बच्चे। चाहे फिर वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, या आपका गृह परीक्षा हो, वहाँ पर रिपीटेडली गलतियाँ हो रही हैं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए कुछ ऐसी गाइडलाइंस बना दी जाएँ जो उनको आसानी से पता लग जाए क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। आसान भाषा में है, बायलिंगुअल हमने इसमें रखा हुआ है। समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले डूज़। हमको करना क्या है? परीक्षा केंद्र 30 से 45 मिनट पहले पहुँचें, ठीक है, मतलब अर्ली, रीच अर्ली, जल्दी पहुँचना है। जल्दी पहुँच जाएंगे तो हमें होश पोस नहीं होगा अपनी चीज़ें क्या ले जाना क्या नहीं ले जाना एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। तो पहले पहुँचेंगे तो आप रेस्ट कर लेंगे और चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे वहाँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी। इसको अपने साथ में रखें। अपने आवश्यक स्टेशनरी हैं, पेन है, पेंसिल, इरेजर और स्केल को रख लें। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ज़रूर रख लें एक अपने छोटे से बॉक्स में। सिंपल ड्रेस पहने, बहुत ज़्यादा चटक भटक कपड़े नहीं, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, ना कि किसी शादी बारात में, ठीक है। उसके बाद में आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं उसको ज़रूर पढ़ लें। उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहना है, काम माइंड सेट रखना है, बहुत ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना है। वहाँ पहुँचते ही बहुत सारे बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं, जैसे ऐसा लगता है कई सालों बाद मिले हैं एक दूसरे से। तो ये सब कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के माइंड सेट से जाइए। इसके बाद में एग्ज़ाम हॉल में करना क्या नहीं है, देखिए, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस ना लेकर जाएं, क्योंकि अब जुर्माना लगा दिया गया है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 CR, और 6 महीने की जेल भी है उसमें, जहाँ तक है। तो चाहे फिर कोई एग्ज़ाम हो, वो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो, सभी में ये चीज़ें लागू रहती हैं। बुक्स, नोट्स, चिट्स ना रखें अपने पास जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर करें। हाँ, उससे पहले आप बाहर हैं सेंटर पे तो वहाँ अपना ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कैलकुलेटर ना लाएं जब तक अलाउड ना हो। अलाउड होता ही नहीं कुल मिला के। जैसे कुछ मैथ के क्वेश्चन पेपर में कुछ बच्चे सोचते हैं कैलकुलेशन नहीं होती हमसे तो उसको लिए चलते हैं, तो ये भी ना करें। घबराहट में ऊंची आवाज़ में बात ना करें। एक्चुअली में एग्ज़ाम जिन लोगों का पहली बार होता है ना, तो वहाँ पर वो थोड़ा घबरा जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ रहें, फुल तैयारी करके जाएंगे तो वहाँ ऊँची आवाज़ में बात नहीं करें। नहीं तो पता लगा आप इन्विजिलेटर से ही बात करने लग जाते हैं, जो परीक्षक होता है वहाँ पर, कक्ष निरीक्षक। देर से पहुंचने की गलती ना करें, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अभी देखिए, मैं 1-2 दिन पहले जो है, कई बार मैं गया हूँ एग्ज़ाम करवाने, या मैं खुद करने गया हूँ, तो वहाँ पर बच्चे देर से पहुँचते हैं, फिर उनको एंट्री नहीं मिलती है। अब जब एंट्री नहीं मिलेगी फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपने पूरी साल मेहनत की और देर से पहुँचने के कारण ही आपका पेपर नहीं हो पाया, आपको बैठने नहीं दिया गया, एंट्री ही नहीं मिली। तो ये इसका विशेष ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर हमको क्या करना है। धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा कि लिखना कैसे, क्या चीज़ें लिखनी होती हैं, क्या नहीं लिखनी होती, ये सब बताऊंगा वहाँ पर। अलॉटेड सीट पर ही बैठें, वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर उधर क्या है, बैठेंगे बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपका। पता लगा किसी और को क्वेश्चन पेपर दे दिया गया तो दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन पेपर कोड और सब्जेक्ट जांच लें, अपना देख लें कि आपका जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया था एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय क्या वही है। रोल नंबर, सेट कोड, पेपर कोड सही से भरें। अगर नहीं पता है तो कहता है इन्विजिलेटर के निर्देश ध्यान से सुनें। आपको नहीं पता तो पूछ लीजिए। कुछ बच्चे ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, अपने आप लिखना पढ़ना और भरना शुरू कर देते हैं, जानकारी नहीं होती फिर भी। अनुमति मिलने के बाद ही लिखना शुरू करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन एंड साइलेंस बनाए रखें। डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप पेपर आसानी से कर सकते हैं। आप वहाँ पर एग्जाम हॉल में जा रहे हैं ना कि रणभूमि में जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहेंगे तो बेस्ट रहेगा। एग्ज़ाम हॉल के अंदर करना क्या नहीं आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी से पेन पेपर एक्सचेंज ना करें, बिल्कुल। बुक कर दिया गया तो फिर आपके पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और आप फिर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे 2-3 साल तक। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी सेम टू सेम है। जो ग्रेजुएशन का दे रहे हैं, BA BSc BCom MA MSc का भी, उसके लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। बात करना या सिग्नल देना मना है। आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिग्नल कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर समय से पहले ना खोलें, जब तक कहा ना जाए तब तक खोलने की ज़रूरत नहीं है। आंसर शीट भर लो, क्वेश्चन पेपर खोलने की ज़रूरत नहीं है तब तक। अपना रोल नंबर भर लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ पाछ के बिना अनुमति कुछ भी ना लिखें। जब तक कहा ना जाए तब तक लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पर्याप्त टाइम मिलता है। इन्विजिलेटर से बहस ना करें, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज़्यादा मतलब स्मार्ट बने, डेढ़ साढ़े बने कि नहीं मुझे तो, मैंने पहले तो ऐसा कर रखा था, मैंने ऐसे अपना एग्ज़ाम किया है, कई बार किया है, तो ये चीज़ नहीं। नियम चेंज होते रहते हैं ना, तो उस हिसाब से आप ना करें। क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में तो 15 मिनट दिए जाते हैं,
पूरा क्वेश्चन पेपर केयरफुल्ली पहले तो पढ़ लें, रीड करें सही से। इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट प्रश्न चिन्हित कर लें। जो आसान है उनको चिन्हित कर लें अलग तरीके से, मॉडरेट जो डिफ़िकल्ट और इजी के बीच के हैं, और डिफ़िकल्ट है उनको थोड़ा अलग रखें। तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, सबसे पहले इजी करें, फिर मॉडरेट, फिर डिफ़िकल्ट। टाइम मैनेजमेंट प्लान बनाएं। अभी लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए थोड़ा कम टाइम देना है, वेरी शॉर्ट के लिए तो बहुत कम देना है। पहले वही प्रश्न करें जो अच्छे से आते हों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन पेपर खोला, जो शुरू में है सबसे पहले करना शुरू कर दिया, ये गलत तरीका है। सबसे पहले आप इजी वाला करें, इजी करेंगे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अच्छा लगेगा है। दूसरा जो है मॉडरेट करेंगे, डिफ़िकल्ट सबसे बाद में, क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट शुरू कर दिए तो आपका वहाँ पर टाइम कंज्यूम हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं और आप फिर पीछे रह जाएंगे। रिलैक्स और कॉन्फिडेंट रहें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्स रहना है, पानी पीना है, और मुंह धुलना है तो मुंह भी धुल सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के दौरान डूज करना क्या है, जब आंसर राइटिंग करें तो हमको करना क्या है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हैंड राइटिंग के अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और क्लीन जो है हैंड राइटिंग रखेंगे। ब्लू और ब्लैक पेन का प्रयोग करें, इसके अलावा और कोई पेन नहीं। कुछ बच्चे ज़्यादा उसमें डिज़ाइन बनाने के चक्कर में रेड, ग्रीन है, येलो हेडिंग्स लेके जाते हैं, उससे अंडरलाइन कर देते हैं, तो ये फिर गलत माना जाता है, क्योंकि ब्लू और ब्लैक पेन ही अलाउड है। प्रश्नों को इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हल करें, जैसा निर्देश दिया हो। पता लगा क्वेश्चन दे कह रहा है कि आप निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दो, और प्रश्न दे रखे हैं 5, आपने पाँचों कर लिए, ऊपर पढ़ा ही नहीं। तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ना जरूर होता है, हर क्वेश्चन के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया होता है। आंसर्स के बीच प्रॉपर स्पेस छोड़ें, मतलब आपने एक आंसर लिखा तो उसके बीच में 2 लाइनें छोड़ दें, फिर दूसरा प्रश्न हल करें। 3 लाइनें छोड़ सकते हैं, जैसा सुविधा रहे, लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल चिपका के लिखें, तो फिर वो सही नहीं रहता है। कीवर्ड्स अंडरलाइन करें। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, फैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूँ, ये केवल इंग्लिश की ही बात नहीं है, इसमें आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं, किसी भी विषय के, जैसे मान लीजिए आप इतिहास का प्रश्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो आप लिख रहे हैं भारत सन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को अंडरलाइन कर दें नीचे। जब मैं कहूँ कि जैसे आप इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं द पोइम माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज बाई कमला दास, तो माई मदर एट 66 उसको अंडरलाइन कर देंगे, कमला दास को अंडरलाइन कर देंगे। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर इसको देखे, तो उसको हो सकता है आप ब्लैक पेन से लिख दो, फिर अंडरलाइन कर दो, बाकी तो आंसर तो ब्लू से लिखा जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। डायग्राम को पेंसिल से साफ बनाएं, डायग्राम को पेंसिल से ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो चीज़ जैसे बताई गई है उस तरीके से करें, और प्रॉपर स्पेस छोड़ते जाएँ। इसके बाद में देखिए आप, आंसर राइटिंग के दौरान डोंट करना क्या नहीं है हमको, ओवर राइटिंग है, कट ना करें। कट मतलब आप कटिंग ना करें। पता लगा बच्चे बहुत कटिंग करते रहते हैं ना, कहीं गलत हो गया उसको कटिंग कर दिया, तो पहले थोड़ा सोच लें, उसके बाद लिखना शुरू करें। इररिलेवेंट आंसर ना लिखें, इररिलेवेंट मतलब जिसका उससे कोई मतलब ही ना हो। प्रश्न पूछ रहा है कि राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, और आप उसमें लिख रहे हैं, पता लगा आंट जेनिफर टाइगर वाला, या ए थिंग ऑफ ब्यूटी का, या आपने पता लगा माई मदर एट 66 हैज़ बीन कंपोज बाय, नाम लिखना चाहिए था कमला दास, अब आप लिख रहे हैं वहाँ पर जॉन कीट्स लिख रहे हैं, या पैब्लो नेरूडा लिख रहे हैं। तो ये गलती ना करें, क्योंकि ये इरिलेवेंट हो जाएगा, तो फिर आपको आंसर नहीं, उसका नंबर नहीं मिलेगा। प्री बोर्ड के एग्जाम में मैंने देखा है बच्चे वो कुछ भी लिख देते हैं, ये सब नहीं सही है। और दूसरा क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन लिखा है हु वाज टाइगर किंग, तो आंसर में भी लिख देते हैं हु वाज टाइगर किंग, दैट्स वेरी वेरी बैड। आपको आंसर को क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, आपको आंसर को किसी नाउन प्रनाउन से शुरू करना है, नहीं तो फिर वो तो सेम टू सेम माना जाएगा। भले पूरा आंसर आपने बाद में अच्छा लिखा हो, शुरू में आपने क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर दिया, तो फिर वो आपका नंबर काट देगा, नहीं देगा। कॉपिंग एंड चीटिंग बिल्कुल ना करें। कॉपिंग मतलब किसी की कॉपी कर रहे हैं, या चीटिंग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, या अपने साथ में कुछ चीट लेके चले गए हैं, ये बिल्कुल नहीं करें। एक प्रश्न पर ज़्यादा समय ना लगाएं। जैसे आप मान लीजिए 40 शब्दों के लिए आता है शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता है 120-150 में, मैं जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, तो आप उतना ही लिखिए। 10-5 शब्द ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मतलब 40 शब्द पूछ रहा है तो आप 100 शब्द लिख रहे हैं, तो फिर वो गलत है, समय ज़्यादा लग जाएगा वहाँ। अनावश्यक लंबी भाषा ना लिखें। मैंने देखा है बच्चे 4 नंबर का प्रश्न, पता लगा पूछ रहा है कि हुआ टाइगर किंग, इतना पूछ रहा है, तो वो बच्चा लिख रहा है 2 पेज में, नंबर तो 4 ही मिलेगा, चाहे तुम 6 पेज में लिख दो। लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहा है, पता लगा 8 पेज में। ये क्या तरीका है, ये तरीका सही नहीं है। तो जितना कहा जाए उतना ही करना है। आप यहाँ चेक करता हूँ, आंसर शीट चेक करता हूँ, बोर्ड की कॉपी चेक करता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कुछ बच्चे बहुत ही सिस्टमेटिकली अच्छे से लिखते हैं, पूरा पेपर पढ़ते हैं, उसमें कितना पूछ रहा है उतने शब्द लिखते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। अब मान लीजिए जैसे पूछ रहा है कि जैसे बहुविकल्पी वाले प्रश्न आते हैं कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम क्या है, उसका 4 ऑप्शन। बच्चा क्या करता है, एक पूरे पेज में उसका आंसर ही बना के लिख दे रहा है। ये क्या है, ये इरिलेवेंट है, ऐसा अनावश्यक ना लिखें। तो ये कह रहा था। टाइम मैनेजमेंट क्या है, डू करना क्या है। टाइम मैनेजमेंट मतलब समय कैसे आपको अपना संभालना है। मार्क्स के अनुसार समय बांटें। 4 नंबर का है तो उसमें 5 मिनट,
लॉन्ग क्वेश्चन है 10 से 15 मिनट, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अंत में 10 से 15 मिनट रिवीजन के लिए जरूर बचा के रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पता लगा कभी कभी क्या होता है, बच्चे एमसीक्यू छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं मैं बाद में कर लूँगा, लेकिन समय रह नहीं जाता है और फिर घंटी लग जाती है, उनकी कॉपी छीनी जाती है, फिर वो रोने लगते हैं, मुझे सर थोड़ा समय दे दो, 1 मिनट दे दो। लेकिन हम समय नहीं दे पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास अंडर टाइम थोड़ा ना है, वो तो एक स्कूल का मैनेजमेंट है ना, और वो बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है सारा काम। तो वहाँ पर ये गलती ना करें आप, सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है बोर्ड एग्जाम में, ना कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है। तो वहाँ पर पूरे के पूरे प्रश्न करें, आंसर को पॉइंट वाइज जरूर लिखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बना के लिखना। जैसे ये पॉइंट वाइज जैसे दे रखा ना, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मार्क्स के अनुसार बांटे हैं, अंत में ये पॉइंट वाइज है, इस टाइप से अगर आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समय समय पर क्लॉक देखें, सामने घड़ी लगी होती है आपकी एग्जाम हॉल में, उस घड़ी की ओर ध्यान जरूर रखें। नहीं तो होता क्या है, बच्चे लिखते रहते हैं, समय पर ध्यान नहीं देते हैं, और फिर उनके क्वेश्चन ज़्यादा रह जाते हैं और समय पता लगा आधा घंटा बचा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर होश पोस हो जाता है, फिर उनको जल्दबाजी में गलतियाँ करने लग जाते हैं, इसका आंसर उसमें, उसका क्वेश्चन वहाँ, ये करते हैं। टाइम मैनेजमेंट डोंट्स, करना क्या नहीं है टाइम मैनेजमेंट में, किसी एक प्रश्न के आंसर में फंस ना जाए, मतलब किसी एक आंसर में उलझे पड़े हैं, वो वर्ड याद नहीं आ रहा तो आप वहीं पे रुके पड़े हैं, ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। नहीं आ रहा है वो वर्ड तो उसमें वहाँ पे छोड़ते हुए आगे लिखते चले जाएं। सारे प्रश्न अंत के लिए ना छोड़ें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हैं अरे मैं बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, मुझे वो मेरा दोस्त बता देगा, सामने बैठा वो दोस्त बता देगा, तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप अपने ही दम पर जाएँ, अपनी तैयारी करके जाएँ, किसी और के सहारे ना जाएँ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपकी जंग है, आपको लड़नी है, ठीक है। घबराकर जल्दी जल्दी ना लिखें, ये बहुत बेकार चीज़ होती है, बच्चे घबरा जाते हैं, जल्दी जल्दी लिखना शुरू करें, राइटिंग बहुत बेकार हो जाती है, और फिर जब हम लोग देखते हैं शुरू में तो अच्छा लिखा, अंत में बहुत बुरा लिखा, फिर नंबर वहाँ पर कट जाते हैं, ठीक है। देखिए मैंने भी कई एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए हैं, कई बोर्ड एग्जाम में बैठा हूँ, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठा हूँ, जहाँ विश्वविद्यालय में, ठीक है, और कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठा हूँ। पूरी तैयारी करके जाता था, जिससे कि मुझे कई बार गलतियाँ भी की हैं, ऐसा नहीं मैं हमेशा से सही रहा हूँ, कई बार गलतियाँ की हैं, तैयारी करके नहीं गए और वहाँ जा के वो जो है लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट को लॉन्ग में लिख दिया, मतलब भूल गए क्या करना है वहाँ पर। तो ये चीज़ ना करें, मतलब जैसे मुझे ज़्यादा अच्छा याद हो गया मुझे, तो मैंने उसको लॉन्ग कर दिया शॉर्ट क्वेश्चन को, तो ये गलती करेंगे तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। बिना रिवीजन किए पेपर जमा ना करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका पूरा हो गया, अच्छी बात है, एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि कहाँ पर मैंने क्या लिखा था, कहीं कोई छूट तो नहीं गया है, क्योंकि जब लिख रहे हो तो वो जोन अलग होता है, जब पूरा लिख जाता है उसके बाद में फिर एक बार देख लेते हैं तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। रिवीजन टाइम डूज, रिवीजन टाइम में करना क्या है, रोल नंबर चेक करना, डिटेल्स दोबारा चेक करें, ठीक है, स्पेलिंग नंबरिंग रफ सुधारें, आपने पता लगा 1 2 5 6 कर दिया, 1 2 3 4 करना, इस तरीके से कहीं पर अगर पॉइंट्स में लिखा है देखें कि सभी आंसर अटेम्प्ट हुए हैं, ऐसा तो नहीं कोई छूट गया हो जल्दबाजी में, या जितना पूछ रहा उतने किए, ज़्यादा नहीं कर दिए। सप्लीमेंट्री सीट्स से सही से अटैच करें, मतलब जो बी कॉपी होती है, बोर्ड एग्जाम में बी कॉपी आपको मिल जाती है, वैसे ज़रूरत नहीं होती है, बी कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको आप आसान मतलब सही से उसको बांधें, नहीं तो पता लगा नत्थी सही से नहीं करेंगे तो खुल जाती है, तो फिर उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे क्योंकि वो मिलेगी नहीं। एक्स्ट्रा सीट चाहिए तो हाथ उठाएं, हाथ उठा के ही एक्स्ट्रा सीट मांगते हैं, बाकी आप इन्विजिलेटर जो कक्ष निरीक्षक होता है उससे भी कह करके मंगवा सकते हैं। रिवीजन टाइम में करना क्या नहीं है, नए नए लंबे आंसर ना जोड़ें, पता लगा फिर से दोबारा चेक कर रहे हैं तो कहीं पे आपको थोड़ा बीच मिल गया, थोड़े और कुछ याद आ गया तो और लिखना शुरू कर दिया, फिर वो इरिलेवेंट हो जाता है, अतार्किक हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। सही आंसर को बेवजह ना बदलें, मतलब आंसर आप ऑलरेडी सही से लिख चुके हैं, अब आपको याद आया नहीं इसका आंसर ये और अच्छा हो सकता है, वहाँ कटिंग करके नया आंसर लिखने लग गए, तो फिर ये गलती बिल्कुल ना करें। समय कम होने पर पैनिक ना करें, पैनिक मतलब जल्दी पैनिक होता है, एकदम प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, पसीना छूटने लगता है, सांस तेज तेज चलने लगती है, दिल धड़कने लगता है, डर लगने लगता है, तो ये पैनिक नहीं करना है। आंसर सीट ना फाड़ें ना मोड़ें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी आंसर सीट है, आप अगर उसको है फाड़ेंगे मोड़ेंगे तो फिर नंबर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। एग्ज़ाम के बाद डूज करना क्या है, शांत मन से आंसर शीट जमा करें, एग्ज़ाम हॉल से साइलेंटली एग्जिट करें, अगले पेपर पर फोकस करें, प्रॉपर रेस्ट लें और हेल्दी फूड खाएं, हल्का रिवीजन करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बट बच्चे करते क्या है, बाहर निकलते हैं तो दोस्तों से पहले मिलते हैं, अरे तुमने कौन सा किया, तुमने कौन सा किया, फिर पता लगा अरे इसका तो ये आंसर हो सकता था, अरे इसका तो ये था, तुमने कौन सा लगा दिया। वहाँ पर क्या होता है, फिर आपको प्रॉब्लम आती है कि आंसर देखने लग जाते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो फिर अगले पेपर की फिर आप ना रिवीजन कर पाते हैं और फिर वो दिमाग में चलता रहता है, पैनिक रहता है कि यार मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, अब ये तो गलत हो गया पेपर, तो ये तो गलत हुआ ही है, अगला और गलत हो जाएगा। सारे पेपर करने के बाद ही देखें दोबारा, एक बार आंसर चेक कर सकते हैं आप, लेकिन तुरंत ना चेक करें, फोकस करें अगले पेपर पे, अच्छा खाना खाएं, रेस्ट लें और हल्का रिवीजन करें। नेक्स्ट, एग्ज़ाम के बाद करना क्या नहीं है, आंसर डिस्कशन ज़्यादा ना करें। देखो कितनी अच्छी बात है, वहाँ पर आप ये ना डिस्कशन करें इसका आंसर क्या होना था, इसका कौन राइटर था, इसका ऑप्शन कौन सा सही था, ये नहीं। छोटी गलतियों पर स्ट्रेस ना लें, मान लो आपके 2 3 क्वेश्चन गलत हो गए, बाकी 20 सही भी तो हुए हैं, तो ये स्ट्रेस ना लें, ये स्ट्रेस बच्चे बहुत ले लेते हैं।
दूसरों से कंपेयर ना करें। हो सकता है किसी के ज़्यादा क्वेश्चन सही हो गए हैं, आपके 2 गलत हो गए हैं। कंपेरिजन ना करें, कंपैरिजन करने से क्या होता है, दिक्कतें आ जाती हैं फिर। कॉन्फिडेंस ना खोएं, अब कोई कह रहे हैं तेरे तो सारे गलत हो गए, तूने बेकार कर दिया पूरा पेपर। तो ऐसा हुआ है, मैं बताऊँ आपको, मैं जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर बोर्ड में एक बच्चा बैठा, उसने मैथ का पेपर किया, तो मैथ में उसको लगा कि मेरा पेपर गलत हो गया। तो उसने क्या किया, हिंदी का तो पहले हो ही जाता है, उसके बाद मैथ का दिया। उसने कहा मेरा पेपर गलत हो गया, अब मैं फेल हो जाऊँगा, मैं पेपर नहीं दूंगा। तो क्या हुआ, उसने अगले कोई पेपर दिया ही नहीं। अब जब रिजल्ट आया तो 3 पेपर में एब्सेंट था, वो एब्सेंट हो गया। लेकिन जैसे उसका हिंदी में था, हिंदी में 90+ क्वेश्चन आंसर था, और मैथ में उसका था 60 नंबर। आप सोचिए, उसका गलत हो गया तब 60 नंबर आया, और बाकी 3 उसने बेवकूफ़ ने दिए नहीं। तो अब वो फेल तो हो ही गया। अब बताओ, ऐसी गलती कोई करेगा? अरे जो गलत हो गया तो हो गया, लेकिन अगले पेपर पे तो फोकस करना चाहिए। हैं, बाद में तो यहाँ पर कंपार्टमेंट एग्जाम हो जाता है, तो उसमें आप एक आध पेपर को फिर से दे सकते हैं, उसी साल में आपका पूरा हो जाएगा, इंटर या जो भी क्लास में है, 10th और 12th। इसके बाद गोल्डन रूल्स क्या हैं? स्टे काम, पेपर के दौरान बिल्कुल शांत रहना है, बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ये है कि आप अपनी तैयारी करके जाएं पूरी। मैनेज टाइम वाइजली, टाइम को मैनेज करें, क्योंकि सामने वॉच लगी होती है, क्लॉक लगी होती है। हमने कई पेपर में आप घड़ी भी ले जा सकते हैं। राइट नीटली, साफ साफ लिखें, इसके नंबर प्लस मिलते हैं आपको, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि और कुछ नहीं कोई करेगा, आपको ही लिखना होगा, आपको ही समझना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और सक्सेस, कितनी अच्छी बात। कॉन्फिडेंस रहेगा, अनुशासन रहेंगे, तो सक्सेस 100% मिलती है। एक और बात मैं फिर से कह दूँ, बोर्ड एग्जाम में फिर से बच्चे क्या करते हैं, आंसर जब लिखते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। आंसर क्वेश्चन वर्ड से बच्चों कभी नहीं शुरू किया जाता है, ये सबसे बुरा इम्पैक्ट डालता है। आपने अगर व्हाट, व्हेन, वेयर, विच से शुरू किया तो आपको नंबर जो मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। इन शब्दों से बचें, बाकी शब्दों से लिखना शुरू करें। किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना करें, मैन वर्ब से भी ना शुरू करें, नाउन या प्रोनाउन से ही शुरू करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें और अपनी तैयारी करते रहें, और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ में जाएँ, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे किसी और एक टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।